आज हम कक्षा 7 में हिंदी विषय के अध्याय 3 हिमालय की बेटियों का अध्ययन करेंगे। इसके लेखक हैं नागार्जुन। सबसे पहले हम नागार्जुन का परिचय देखेंगे। कवि व लेखक नागार्जुन का जन्म 11 जून 1911 को मधुबनी जिले के सतलखा नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम गोकुल मिश्र व माता का नाम उमा देवी था। इन्होंने अनेक रचनाएं की, जिनके उपलक्ष्य में इन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें मुख्य पुरस्कार है साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत भारती पुरस्कार, मैथिली शरण गुप्त सम्मान आदि। इन्होंने अनेक रचनाएं की, जिनमें से मुख्य रचनाएं हैं युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, भूल जाओ पुराने सपने, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने आदि। 5 नवंबर 1998 को इनकी मृत्यु हो जाती है। लेखक जब हिमालय पर घूमने के लिए जाते हैं तब ये उनका एक यात्रा वृत्तांत है, जिसका वो वर्णन करते हैं कि उस समय उन्होंने किस प्रकार की खूबसूरती को महसूस किया। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता, परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पे चढ़ा तो वे कुछ और ही रूप में सामने थी। अब लेखक इसमें हिमालय का वर्णन करते हैं कि इससे पहले जब वो हिमालय पे गए थे और वर्तमान समय में जब वो हिमालय पे गए हैं तो दोनों में बहुत अंतर है। पहले वो उन्हें एक प्रतिष्ठित महिला के समान लग रहा था और अब इस वर्तमान में उसमें बहुत अधिक परिवर्तन हो गया था। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। अब लेखक कहते हैं कि जब हिमालय से गंगा यमुना विभिन्न नदियाँ निकलती है तो मैदान में जाके बहुत बड़ी हो जाती है, जबकि हिमालय के ऊपर ये बहुत ही छोटे आकार में होती है। तो वो कहती है कि ऊपर से तो ऐसा लगता है कि ये बहुत ही खुश है और मैदान में जाके बहुत अधिक विशाल हो जाती है। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर मेरा जब ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला को देखकर। तो लेखक कहते हैं कि वो इन नदियों के इस बदलते हुए रूप को देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं। कहाँ यह भागी जा रही है? वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त हुई है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास को मिटा सकेगा? नदियों की इन लीलाओं को देखकर लेखक के मन में विभिन्न सवाल उत्पन्न होते हैं। वो कहते हैं कि आखिर ये नदियाँ इतनी जल्दी बहकर, इतने विशाल रूप में बहकर कहाँ पर जा रही है? ये अपने किस अनदेखे अनजाने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहती है, जिसके लिए ये अपने पिता समान हिमालय को छोड़कर कहीं और जाना चाहते हैं? आखिर इनकी मन को कौन भर सकेगा, अर्थात किसे पाकर ये तृप्त हो जाएगी, इनका मन भर जाएगा? विभिन्न सवाल लेखक के मन में उठते हैं। बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, मधुर आदित्यकाएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ सा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, केल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। अब लेखक बताते हैं कि जब ये बर्फीले हिमालय से नीचे उतरती है तो छोटे छोटे पेड़ों की बहुत ही सुंदर सुंदर घाटियाँ आती है। मधुर आदित्यकाएँ, यहाँ आदित्यकाएँ का अर्थ है पहाड़ के नीचे की जो समतल भूमि होती है वह भी बहुत सुंदर है। सरसब्ज उपत्यकाएँ अर्थात हरी भरी घाटियाँ। तो वो लेखक कहते हैं कि जब ये हिमालय से उतरती है तो इन्हें मध्य मार्ग, जब हिमालय से मैदान तक आती है तो बीच में जितना भी सफ़र ये तय करती है वो बहुत ही सुंदर सुंदर घाटियों से भरा हुआ है। और जब ये दूर निकल जाती है, मैदान में उतर जाती है, तो विभिन्न प्रकार के पेड़ों के जंगलों से होकर ये गुजरती है, जिनमें मुख्य है देवदार, चीड़, सरो,
चिनार, सफ़ेदा, केल के जंगल आदि। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। इस पंक्ति में सिर धुनना मुहावरे का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है परेशान होना। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास कुछ नहीं रखा है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र यह तो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आज हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती है। इस पूरे पद में लेखक ने सिंधु और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के बारे में बताया है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों में विभिन्न नदियां आकर मिल जाती है और उसके आकार को बड़ा कर देती है। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के बदले हुए दिल की एक एक बूंद मैंने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है। लेखक कहते हैं कि केवल सिंधु और ब्रह्मपुत्र को यदि हम देखें तो वो बहुत छोटी नदियां हैं, लेकिन जब इनमें ये सहायक नदियां मिल जाती है तो वे अपना विशाल आकार धारण कर लेती है और समुद्र में जाकर गिर जाती है। भाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। जिन्होंने मैदान में ही इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर यह कैसे खेला करती है। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए तो आकर्षक भले ही न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। अब लेखक उन नदियों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार एक स्त्री का विवाह हो जाता है और वह अपना सर्वस्व अपने पति को सौंप देती है, ठीक उसी प्रकार ये जो नदियां हैं ये अपने हिमालय रूपी पिता को छोड़कर अपने पति अर्थात समुद्र के घर चली जाती है। तो लेखक ने इस पद में नदियों की इन विशेषताओं के कारण समुद्र को हिमालय का दामाद कहा है। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी यह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक ही याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूप पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा वह इसी नतीजे पर पहुँचेगा। जब लेखक उनके सौंदर्य को देखते हैं तो उन्हें एक उदाहरण याद आ जाता है कि जब यक्ष जो होते हैं वो अपने शिष्य मेघदूत से कहते हैं कि तुम वेत्रवती नदी से प्रेम का प्रतिदान देते जाना, अर्थात तुम उसमें प्रेम से अपने उसके जल को ग्रहण करते हुए जाना और वो तुम्हारे स्पर्श को पाकर बहुत ही खुश हो जाएगी। तो वो कहते हैं कि इस प्रकार उस कवि ने अर्थात महाकवि कालिदास जी ने नदियों को सचेतन रूप में अर्थात स्त्री के रूप में, प्रेमिका के रूप में देखा था। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख ले तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हें में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम उनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। अब कवि उदाहरण देते हुए बताते हैं कि काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता अर्थात माता के रूप में माना है। तो लेखक कहते हैं कि माता मानने से पहले हम इन्हें बेटियां भी मान सकते हैं, अपनी प्रेमिका के रूप में भी वर्णन कर सकते हैं और बहन के रूप में भी इनका चित्रण कर सकते हैं। तिब्बत की बात है, मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी। सतलुज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था।
तब मैंने सतलुज नदी में पैर लटका दिए। पानी में थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने अपना असर डाला और मेरा तन और मन ताज़ा हो गया, तो मैं गुनगुनाने लगा। अब लेखक अपने जीवन की एक घटना बताते हैं कि जब वो तिब्बत गए थे और सतलुज नदी के किनारे पे घूम रहे थे तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो अपने दोनों पैरों को नदी के किनारे पर लटकाकर बैठ जाते हैं और थोड़ी देर तक उन पैरों में जब सतलुज नदी का पानी छूने लगता है तो उनसे उनका शरीर शांत हो जाता है और उनका तन और मन बिल्कुल तरोताज़ा हो जाते हैं। तब लेखक एक कविता गुनगुनाने लगते हैं। जे हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तो वो जब उनका मन शांत हो जाता है, उनकी तबीयत ठीक हो जाती है केवल मात्र उस पानी के छूने के कारण, तो वो सतलज नदी को बहन की उपाधि दे देते हैं और वो कहते हैं कि हे सतलज नदी, तुम मेरी बहन के समान हो और मैं तुम्हारा जय जयकार करता हूँ और मैं तुम्हारी इस लीला को समझ भी नहीं पाता हूँ। तुम बेटी यह पाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय। तो लेखक कहते हैं कि तुम हिमालय की बेटी हो, लेकिन तुम्हारे पिता चिंतित भी हैं कि तुम इस विशाल मैदान में घूम रही हो, तुम्हें लोग कितना दूषित कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वह चुपचाप है, कुछ भी नहीं कह पाते हैं। प्रकृति नटी, नटी का यहाँ अर्थ है नाटक में काम करने वाले, कि ये जो प्रकृति है, हरियाली है, पेड़ पौधे है, ये सिर्फ एक नाटक की अभिनेत्री के समान चित्रित हो रहे हैं। अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। इस प्रकार इस प्रकृति के सौंदर्य से ये जो हिमालय है वह अनुपम और अद्भुत हो चुका है, जिसके समान दूसरा अन्य कोई पर्वत नहीं है। जे हो सतलज बहन तुम्हारी। अब हम इस पाठ के शब्दार्थ को देखते हैं। संभ्रांत, प्रतिष्ठित, सरसब्ज, हरा भरा, आदित्यकाएँ, पहाड़ की समतल भूमि, उपत्यकाएँ, घाटियाँ, लुभावना, सुंदर, नटी, नाटक की अभिनेत्री, अतृप्त, जिसका मन नहीं भरा हो। आपको ये शब्दार्थ अपनी कॉपी में लिखने हैं। धन्यवाद।